आज हम ये देखेंगे कि स्काई का कलर ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, वो किसी और कलर का क्यों नहीं दिखाई देता है। तो जो सन से आने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या जो रेज़ हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की नहीं होती हैं, वो अलग-अलग वेवलेंथ की होती हैं। तो सन से आने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है और ये 3 कैटेगरीज़ हैं विज़िबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो वेवलेंथ है। यानी जो अलग-अलग रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ भी अलग-अलग हैं, उनके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सन से आने वाले इस रेडिएशन की जितनी भी वेवलेंथ्स हैं उन सबको ह्यूमन आई नहीं देख सकती है। ह्यूमन आई केवल उस रेडिएशन को देख सकती है जिसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर्स के बीच में लाई करती है। इस रेडिएशन को हम लोग विजिबल लाइट भी बोलते हैं। तो विजिबल लाइट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो ये 7 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला वॉयलेट है, सेकंड इंडिगो है, थर्ड ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। इन सभी कलर्स का जो रेडिएशन होता है उसकी वेवलेंथ अलग-अलग होती है, जिसको हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इस वजह से जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है। अब इन वेवलेंथ्स को हमने यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो 380 नैनोमीटर से लेकर के 450 नैनोमीटर्स के बीच में लाई करती है और रेड जो है उसकी वेवलेंथ 620 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर्स के बीच में लाई करती है। इसके अलावा जितने भी रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ्स इनके बीच में कहीं लाई करती है। तो अगर हम विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये स्पेक्ट्रम वॉयलेट से लेकर के रेड के बीच में लाई करता है। सन से आने वाली जिन रेज की वेवलेंथ वॉयलेट से कम होगी और रेड से ज्यादा होगी, उनको ह्यूमन आई नहीं देख सकती है। ह्यूमन आई सन से आने वाले केवल उस रेडिएशन को देख सकती है जिसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर्स के बीच में लाई करती है। तो अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये लाई करती है 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर्स के बीच में। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से कम होगी उसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं और जिसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से ज्यादा होगी उसको हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन की अगर बात की जाएगी तो इसकी जो वेवलेंथ है दैट विल बी ग्रेटर देन 750 नैनोमीटर्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो लेस देन 380 नैनोमीटर्स होती है। तो यहाँ से क्लियर है कि इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेंज से बाहर होती है, तो इसलिए ह्यूमन आई इन रेडिएशंस को नहीं देख सकती है। ऐसे में अगर हम स्काई के कलर की बात करें तो स्काई का कलर भी केवल विजिबल रेडिएशन पे डिपेंड करेगा, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि स्काई का कलर जो है वो किस फिनोमेना पे बेस्ड होता है। तो सन से आने वाली जो रेज होती हैं वो अलग-अलग वेवलेंथ्स की होती हैं और वेवलेंथ ये डिसाइड करती है कि किस रेडिएशन का कलर क्या होगा। तो जो इंसिडेंट लाइट सन से आती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनका कि अलग-अलग डायमीटर होता है। जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, वाटर वेपर भी होगा और इसके अलावा एयर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो वाटर वेपर होता है, इनकी जो पार्टिकल का साइज होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो सन से आने वाली जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं वो जब एटमॉस्फेयर में उपस्थित इन पार्टिकल्स के साथ में स्ट्राइक करती हैं तो उस केस में इस इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है और तो ये पार्टिकल्स को स्ट्राइक करने के बाद किसी भी डायरेक्शन में ये रेज जो हैं वो जा सकती हैं।
इस फिनोमेना को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट सच एज एटम, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। तो स्कैटरिंग के इस फिनोमेना को लॉर्ड रेले ने जो है वो स्टडी किया था। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि विजिबल लाइट में जो अलग-अलग वेवलेंथ्स होती हैं, उनकी स्कैटरिंग अलग-अलग होती है। यानी विजिबल लाइट के जो कलर्स हैं, वॉयलेट से लेकर के रेड तक, उन सब की जो स्कैटरिंग होगी, उसकी इंटेंसिटी अलग-अलग होगी। किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और किसी की इंटेंसिटी कम होगी। तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, तो वो कलर हमें ज़्यादा दिखाई देगा या वो कलर ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगा। इसको उन्होंने सेलेक्टिव स्कैटरिंग कहा। सेलेक्टिव स्कैटरिंग का मतलब है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं विजिबल लाइट के, उन सब की जो स्कैटरिंग है, वो इक्वल अमाउंट से नहीं होती है, वो अलग-अलग होती है। तो इसको हम लोग सेलेक्टिव स्कैटरिंग या रेले स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। लेकिन रेले स्कैटरिंग होने के लिए या सेलेक्टिव स्कैटरिंग होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी उन्होंने देखी। वो कंडीशन ये थी कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो कितना है। तो अगर हम साइज ऑफ द पार्टिकल को स्मॉल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर स्मॉल एक्स की वैल्यू यानी साइज ऑफ द पार्टिकल की वैल्यू अगर वेवलेंथ ऑफ द लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है, उसी केस में रेले स्कैटरिंग या फिर सेलेक्टिव स्कैटरिंग होगी। जैसे अगर एयर के मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो एयर के मॉलिक्यूल्स के केस में साइज ऑफ द पार्टिकल वेवलेंथ ऑफ द लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो फॉर एग्जांपल एयर मॉलिक्यूल्स, वेवलेंथ ऑफ द लाइट जैसा कि हम देख चुके हैं 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर्स के बीच में लाई करती है। और अगर एयर के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनका साइज इस रेंज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में रेले स्कैटरिंग या सेलेक्टिव स्कैटरिंग जो है वो वैलिड होती है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनकी वजह से जो विजिबल लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, उसको रेले ने स्टडी किया और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा टू द पावर 4 के। यानी विजिबल लाइट के जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी और जिसकी वेवलेंथ कम होगी, उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होगी। अब हम जानते हैं कि विजिबल लाइट के लिए वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग वॉयलेट कलर की सबसे ज्यादा होगी। और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर जो है वो मिनिमम होगी। तो सबसे ज्यादा जो स्कैटर होता है वो वायलेट कलर होता है और सबसे कम स्कैटर रेड कलर होता है। अब जो स्काई का कलर है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो लाइट ज्यादा स्कैटर करेगी वो जब ह्यूमन आई तक पहुंचेगी तो वही कलर स्काई का अपीयर होगा। अब इसी में सेकंड केस आता है कि जब पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ द लाइट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, तो उस केस में स्कैटरिंग किस तरह से होती है। तो व्हेन x is much greater than lambda, where x is the particle size and lambda is the wavelength of light. For example, dust particles के केस में एंड वाटर वेपर्स के केस में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सेलेक्टिव स्कैटरिंग या रेले स्कैटरिंग जो है वो वैलिड नहीं होती है। तो जितने भी कलर्स हैं विजिबल लाइट के, वो सारे के सारे कलर्स इक्वल अमाउंट से स्कैटर होते हैं। उनकी सेलेक्टिव स्कैटरिंग या डिफरेंशियल स्कैटरिंग नहीं होती है। तो जितना वायलेट स्कैटर होगा उतना ही रेड स्कैटर होगा। तो
एज अ रिजल्ट जो स्कैटर्ड लाइट है वो वाइट होगी। तो इसलिए स्काई का कलर डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स की स्कैटरिंग पे डिपेंड नहीं करता है, वो मेनली एयर के मॉलिक्यूल्स के स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं और उस केस में सेलेक्टिव स्कैटरिंग या रेले स्कैटरिंग होती है, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अलग अलग इंटेंसिटी के साथ स्कैटर होते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा टू द पावर 4 के, जहां पर लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है और IS जो है वो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये विजिबल रेंज में जो भी लाइट है इसके दो कंपोनेंट्स को लेकर के उनके बीच में इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ब्लू कलर और रेड कलर को कंपेयर करेंगे। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करते हैं तो IS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। तो अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो IS की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी K इंटू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 4। यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब सपोज हम ब्लू कलर के लिए यूज करते हैं इस इक्वेशन को, तो IS ब्लू यानी B विल बी इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। तो लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर 450 से 495 नैनोमीटर के बराबर है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक अप्रोक्सीमेशन के लिए वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 400 नैनोमीटर्स। इसी तरह से रेड कलर के लिए हम लोग लैम्डा आर की वैल्यू जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि अराउंड 700 नैनोमीटर्स है। ये वैल्यूज हमने अप्रोक्सीमेटली ली हैं जिससे कि हमें एक रफ आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर ब्लू कलर के लिए हम लोग लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं 400 टू द पावर 4। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम रेड कलर के लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो ISR विल बी इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन 700 टू द पावर 4। इसको हम इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमको ISB की वैल्यू मिल जाएगी ISB डिवाइडेड बाय ISR विल बी इक्वल टू K, क्योंकि कांस्टेंट है तो ब्लू कलर के केस में और रेड कलर के केस में दोनों में ही K की वैल्यू सेम रहेगी। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 400 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 700 टू द पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 700 टू द पावर 4, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 400 टू द पावर 4। यहाँ पर ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे तो 7/4 टू द पावर 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आती है 1.75 टू द पावर 4, जिसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग आ जाती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 कह देते हैं। तो यहां से इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर की वैल्यू 10 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर आ जाती है। यहां से ये क्लियर होता है कि अप्रोक्सीमेटली ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो 10 टाइम्स होती है रेड कलर के कंपैरिजन में। यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है। कुछ बुक्स में यहाँ पर आप देखेंगे कि लैम्डा रेड कलर जो है उसकी वैल्यू 800 के आसपास लिखी रहती है। तो अगर हम इसको 800 ले लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 टू द पावर 4, जो कि 16 हो जाएगा। तो ऐसे में इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर विल बी 16 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर, या इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर विल बी 16 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर। तो यहां से ये क्लियर होता है कि ब्लू कलर की जो स्कैटरिंग है वो 10 टाइम्स ज्यादा इंटेंस होगी इन कंपैरिजन टू रेड कलर। तो इसीलिए स्काई का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है, रेड नहीं दिखाई देता। यहां पर हमने ये देख लिया कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग जो है वो रेड कलर के कंपैरिजन में तो ज्यादा हो रही है,
लेकिन वॉयलेट की स्कैटरिंग ब्लू कलर से भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से इंडिगो की स्कैटरिंग ब्लू कलर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्काई जो है वो वॉयलेट क्यों नहीं दिखाई देता है, ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो इसको भी समझ लेते हैं। जो ह्यूमन आई होती है वो कुछ कलर्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव और कुछ कलर्स के लिए कम सेंसिटिव होती है। तो ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिविटी होती है ह्यूमन आई की, वो ग्रीन कलर के लिए होती है। यानी ह्यूमन आई इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन कलर। इन कलर्स में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है आईज़ के लिए। तो अगर हम ग्रीन से वॉयलेट की तरफ या फिर ग्रीन से रेड की तरफ जाते हैं तो दोनों ही केसेस में आईज जो हैं वो लेस सेंसिटिव होती हैं इन कलर्स के लिए। तो जब हम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे वॉयलेट कलर तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर आईज जो है वो बहुत कम सेंसिटिव हो जाती हैं इन कलर्स के लिए, वॉयलेट कलर के लिए और इंडिगो कलर के लिए। तो इसलिए भले ही इनकी स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन ह्यूमन आई को ये कलर जो है वो कम दिखाई देते हैं। तो इसलिए स्काई जो है वो प्रीडोमिनेंटली हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, भले ही स्कैटरिंग वायलेट की जो है वो सबसे ज्यादा होती है।